बहुत ही प्यारा है, मेरे साथ खेलता है। ये बात बहुत फैली थी उस एरिया में। और सुबह इनके जाते ही वो मेरे साथ मेरे किचन में मेरा हाथ भी बटाता है, और इनके आने से कुछ देर पहले वो मुझे बोलता कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं उसको ऊपर कमरे में सुला जाती हूँ। और मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे माँ बेटे की होती है। उनको इतनी संपूर्णता मिलना शुरू हो गई कि वो रेडी नहीं थी कुछ मानने के लिए। बहुत मुश्किल से वो घर छोड़ना पड़ा, उनको वो घर छोड़वाया। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो सागर से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज और बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अभय सर एंड टैरो कार्ड रीडर तान्या मैम। स्वागत है आपका सर। अपनी तो घर वाली बात हो रही है, 12 मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। हैट्रिक के लिए जय श्री कृष्ण। हैट्रिक मार दी सर आज तो आपने। सर आप इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन देते हो, लोग भी मांगते हैं बार बार, और हमें भी लगता है यार कि एक जेन्युइन इंसान जब कुछ बताता है और हमें भी फीडबैक मिलता है तो हमें लगता है बार बार उनका आना यहाँ पर जरूरी है। और सर आज जो आप पार्टी में जा रहे हो शाम को, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। बहुत बढ़िया लग रहा है आपका आउटफिट। सर को तो हम करते रहते हैं बार बार स्वागत, तो मैम का स्पेशली स्वागत करना चाहता हूँ हमारे शो में। मैम स्वागत है, कैसे हैं आप? जय माता दी, एकदम बढ़िया। तो आज के पॉडकास्ट में मैं बता दूं ऑडियंस को, हम बात करने वाले हैं भाई, जैसे लोग कहते हैं यार हमारे घर में शायद नेगेटिव एनर्जी का वास है यार, मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो घरों की भी कुंडलियाँ बनती हैं, ऐसा अभय सर का कहना है। जी, सो सबसे पहले ना नेगेटिव एनर्जी है, आत्मा है, भूत है, प्रेत है भी, या हेलुसिनेशन है, या आपकी गलत फहमी है, ऐसा भी होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर घर में जाने के बाद ही क्यों आती है? बहुत बार आप लोगों के मन में आता होगा कि यार एक बंदा इससे जो पहले रह रहा था वो तो बहुत फल फूल रहा था, इनके आने के बाद इनका भट्टा गोल हो गया। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जैसे कि इंसान की हम एक कुंडली बनाते हैं, ऐसे जिस घर में आप रहते हो उस लैंड की, उस मकान की भी कुंडली बनती है। मकान के भी अपना एक नक्षत्र होता है, मकान की भी अपनी कुंडली होती है। अगर उस जो भी मकान की आपकी कुंडली बनी है उसका लग्न आपके लग्न से अष्टम हुआ, 8th हाउस में आया, थोड़ा सा टेक्निकल यूज कर रहा हूं, 8th हाउस में आया, तो ऐसे में आप नेगेटिव एनर्जीज, प्रेत आत्माओं का शिकार जरूर बनेंगे, या ऐसे घर में अनटाइमली डेथ भी देखी गई है। तो छोटी सी छोटी ये वाली चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। आप लोग अपनी जमा पूंजी लगा के करोड़ों पे खर्च करके एक घर बनाते हो सुकून के लिए। आपको पता है, मैं कंस्ट्रक्शन के जब बिजनेस में था तो मैं क्या बोलता था, फूल पीपल मेक हाउसेस, वाइज पीपल लिव इन इट। एक्चुअल में बिल्डिंग बनाई जाती है, घर तो फैमिली बनाती है जब उसमें रहती है। तो खास ध्यान रखें कि मकान कुंडली जरूर बनवाएं। अगर मकान कुंडली अष्टम में आ जाएगी तो दिक्कत देगी ही देगी, 6th में भी प्रॉब्लम देगी, 12th में भी प्रॉब्लम देगी, लेकिन 8th बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। सर ये काम तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा कि आपने लैंड ली और फिर कुंडली बनवा रहे हो। लैंड ली, या कई लोग रेडीमेड ले रहे हैं, कोई फ्लोर। तो सर लेकिन आपको तो तब अप्रोच करेंगे ना लैंड लेने से पहले, या लेने के बाद किया जाए, फायदा क्या है? देखो, बीमारी हो क्या होगे तो मेडिसिन मिलेगी। उस गली क्यों जाना जहाँ बीमारी है? जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फेक्टेड लोग हैं, हमें कोरोना ने इतना कुछ सिखाया नहीं, इन्फेक्टेड लोग हैं तो सारे रुक जाओ ना, रुक जाओ। सर आप फिर प्लॉट नंबर ये सब देख के कुंडली बनती है? प्लॉट नंबर नहीं चाहिए इसमें, मतलब एक टेक्निकल तरीका होता है, प्लॉट की डायमेंशंस चाहिए होती है और नेटिव की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ऑल राइट, उससे भी बन जाती है। और भी बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। आप केपी समझते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति साहब के हिसाब से भी उन्होंने भी कुछ मीडियम्स बताए हैं जिसके थ्रू अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी लैंड तो खरीदना चाहते हो, तो भी पता लग जाएगा कि क्या ये लैंड आपको या ये घर आपको सूट करेगा भी या नहीं सूट करेगा। उसी के बाद अपनी जमा पूंजी लगाइए। और सर जैसे अगर बन गया है, कंप्लीट है घर, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में सिर्फ रेमेडीज हैं जो कुछ काम आती हैं? देखिए, रेमेडीज डेफिनेटली काम आती है, लेकिन रेमेडीज में बार बार बोलूंगा हमेशा रेमेडी ही होती है। जड़ से इलाज नहीं है। आप बीमार होके आ रहे हो तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई लिख देगा। आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो जिससे बीमार होना पड़े? सही बात है। ठीक है, मैं आपके साथ एक केस शेयर करूंगा जहां उन्होंने एक गलती करी ऐसी वाली की, अब तो कर ही लेते हैं। अच्छा। और कितना बड़ा हर्जाना उनको भुगतना पड़ा, बताओ ये भी सर। आपके साथ बताऊंगा। सर ये थोड़ा हॉरर है या क्या है? एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे ना एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उनके ना थोड़ी सी वाइफ को हल्की सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। मतलब एक्चुअल में डिप्रेशन, उन्होंने सब कुछ चेक करा लिया था, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं था। मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं एकदम सच बोलता हूँ कि नहीं है तो नहीं है। ठीक। तो वो नहीं था, तो उनको डिप्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उनको सडनली घर चेंज करना पड़ा, और पीतमपुरा में उन्होंने अपना घर लिया, दिल्ली के अंदर घर चेंज करा। उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने उनको बोला कि यार एक वाइब्रेशंस होती है ना, जब उन्होंने मैं घर के बारे में बताया, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन सुने, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मत लो आप ये वाला घर।
तो एक्चुअली उनका जो लैंडलॉर्ड था उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। उन्होंने सर कुछ समय के लिए ले लेता हूँ ना, 3-4-5 महीने के लिए, मैं तो पूरा सामान भी नहीं लेके जा रहा, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। अब मेरी यही थोड़ी सी आदत है, मैं कन्विंस हो जाता हूँ। उन्होंने 2-3 बार बोला, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने की बात है, मैं मान गया उनकी बात। 3 महीने बाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आपने घर चेंज किया? पहला क्वेश्चन बंदा यही पूछता है ना। मैंने कहा घर चेंज किया? बोले नहीं सर, मेरी वाइफ तो बिल्कुल ठीक हो गई, वो तो बहुत खुश है, शी इज़ वेरी हैप्पी। वो तो जहाँ चुप चुप रहती थी बड़ा खुश खुश रहती है, अपने में मस्त हो गई, मुझे तंग नहीं करती। मैंने उनकी बातों को पूरा सुना। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया कि यार मैं तो इनको मना कर रहा था, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर आप तो मना कर रहे थे, यहाँ जाने के बाद मेरी वाइफ तो डिप्रेशन में, मतलब जैसे ना थोड़ी सी नीरस रहती थी, बातें नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, वो तो यहाँ जाके चहकने वाली बन गई। उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने खुशी से सुनाया फिर भी ये बात। लेकिन मेरे मन में कुछ खटका। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं अननेसेसरली मेरे पास आए हो तो मैं चीज़ें बताऊं, ऐसा मेरी आदत नहीं है। मैं दूर से दूर बोलता हूं कि यार अननेसेसरली वहमों में मत पड़ो, जब सब सही चल रहा है तो सही चलने दो। आप टेस्ट करा लो अपना फुल बॉडी का, आप करा लो, कुछ ना कुछ कम निकल जाएगा, तो रहने दो ना, जब तक सही चल रहा है तो रहने दो। हाँ गलतियां मत करो बट रहने दो। ऐसे करते करते जी लगभग उनको वहाँ 11-12 महीने बीत गए। 11-12 महीने के बाद वो मेरे पास आए कि जी हम ना चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं और हमारा कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने अच्छे से कुंडली चार्ट करी, मैंने बोला ब्रदर कंसेप्शन तो तब होगा जब मुझे नजर आए कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो रहा है, कंसेप्शन तो तभी होगा ना। तो बोला नहीं मेरी, ये आपने कैसे बता दिया? मैंने कहा यही तो मेरा काम है, यही तो मेरा काम है। तो बोला मेरी वाइफ ना अचानक से ना खुश रहना शुरू हो गई और कह रही मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं अब। एक लेडी जिसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस और लॉजिकली सब ऐसा समझाते थे कि कोई बात नहीं है, नीरस है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो सब सही हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, वो अचानक से खुश रह के मना क्यों करना शुरू हो गई? मैंने इंसिस्ट कर दिया खुद ही। मेरे मतलब ही बिलोंग्स फ्रॉम मतलब सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने बोला यार मुझे विजिट करना है आपके घर में। मैंने खुद ही बोल दिया है बात कि मुझे विजिट करना है, और मैं उनके घर विजिट करके आया और बहुत कुछ महसूस हुआ जो यहाँ बताना एकदम से सही नहीं है। बहुत कुछ महसूस हुआ, मैंने बस उनको एक रेमेडी दी। सर आप अपना एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस, उनकी बातें मत करिए, अपना तो बता सकते हैं कि देखिए जब मैं वहां पर गया ना, तो वहां पर ना पहले बार में जाते ही मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि मैं ना दोबारा से वो जॉय करना शुरू कर दूं। मुझे ना अपना 13 साल से 18 साल का समय याद आना शुरू हो गया। और एक्चुअल बात बता रहा हूं, ये तो आपने बोला तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैंने आप भी मतलब एक तरीके से बचपन रिकॉल कर रहे हो। बचपन से या यूथनेस मान लीजिए मेरी, मतलब 13 से 18 वही एडोलेसेंट एज, कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूं, यार हम यहाँ बैठा करते थे, हम ऐसे करते थे। अब परमात्मा की दया से अपना एक रोज का रूटीन है, तो मैंने खुद अपने को सोचा कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो किसी काम के लिए आया हूँ, मैं ये डाइवर्ट क्यों हो रहा हूँ? मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसे मारता है ना बंदा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो मेरे को नहीं समझ में आया थोड़ी देर तक ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी मैं इंडल्ज हुआ, कुछ देर मुझे ऐसा फीलिंग होती रही। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे कि ना एक बार के लिए कोई मुझे भी अपनी तरफ बुला रहा है कि मेरे में समाओ और आपको बहुत खुशी और सुकून का एहसास होगा, आपको बहुत कंप्लीट आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? ऐसी फीलिंग आ रही है, ये सब फीलिंग है कि यार मुझे भी यहाँ पर ना मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और जबकि इतना समय नहीं होता मेरे पास। मैं अपने प्रोफेशन, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से भटक रहा था कुछ देर के लिए। अजीब सा एहसास था, कोई डर नहीं था, कोई आहट नहीं थी, कुछ ये नहीं कि मैंने किसी को कूदते खेलते, कुछ नहीं, बस एक फीलिंग के अंदर एहसास अलग सा था। तो मैंने अपने एक यंत्र को यूज़ करते हुए मैंने उसे यूज़ किया और कुछ महसूस किया, कुछ अपनी कैलकुलेशंस करी और मैं वहाँ से आ गया। इतनी फीलिंग हुई, उसके अलावा कुछ 1-2 चीज़ें और हुई, वो थोड़ी सी नहीं बताने वाली हैं। तो उसके बाद मैं आया, मैंने उनको बोला कि ना कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, आपको सब प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा, मेरा सिर्फ एक काम कर दो, घर की एंट्रेंस पे आप स्वास्तिक लगा दीजिए। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, नॉर्मल सी बात है, घर के एंट्रेंस पे आप स्वास्तिक लगा दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने घर के बाहर स्वास्तिक लगा दिया। अगले दिन सुबह एकदम 8:30 बजे उनका मुझे फ़ोन आता है, जबकि इतनी जल्दी उनका कभी वो नहीं आया। 8:30 बजे फ़ोन आता है कि स्वास्तिक वहाँ से गायब है। कोई बात नहीं, किसी ने शरारत कर दी होगी ऊपर नीचे, आप वहीं हो गया होगा, अच्छे से चिपका दो यार, एक बार और लगा दो स्वास्तिक। मुझे तो आइडिया था, लेकिन मैं उनको ये बात बोलता एक बार और लगा दो आप स्वास्तिक। उन्होंने जी, मैंने कहा यार कैसे लगा रहे हो, डबल टिप करके लगाओ। अच्छा, मुझे भी ये था कि शायद कुछ एनर्जीज ऐसी हैं इसलिए मैंने ऐसा फील किया, तो एक बार के लिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते। फिर उन्होंने बहुत डबल टेप से लगा के पूरा अच्छे से चिपका दिया, सब कुछ कर दिया। मैं कह रहा हूं जी कि एक रात भी नहीं बीती,
रात को ही उनका मैसेज था मुझे 3 बजे, हालांकि मैंने सुबह देखा, रात को ही मुझे मैसेज था 3 बजे कि स्वास्तिक जो है वो आधा गिरा हुआ है, पूरा तो नहीं उतरा लेकिन आधा गिरा हुआ है। जब मैं उस घर में एंटर हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके आस पड़ोस कर हमारे सबके साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत बढ़िया सब कुछ है। फिर जब उन्होंने ऐसी बात बोली, फिर मैंने उनके अपने जो मैंने फील किया था मैंने बता दिया। मैंने कहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ना किसी बच्चे का साया है और इस वजह से यहां पर यह दिक्कत आ रही है। तो बोला कि सर मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे आपकी वाइफ से अकेले में बात करनी है। तो एक थ्योरी होती है, उसको मैंने यूज़ करते हुए उनको अपने पास बिठाया और मैंने उनसे बात करी। मैंने बोला कि आपको यहाँ के कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना, आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आपके हस्बैंड सुबह चले जाते हैं तो आपके साथ और भी लोग हैं। तो 5 मिनट तक तो वो चुप रही, बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप इनको मत बोलना है छोड़ने के लिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल बोलूँगा ही नहीं छोड़ने के लिए। और मैंने उनको अपने घर बुलाया, मैं उनके वहाँ नहीं गया, मैंने उनको अपने यहाँ बुलाया, छोटी सी एक प्रक्रिया करी। उसके बाद मैंने बोला आपसे बातें करिए। करने के समय मैंने दोनों को इन्वॉल्व कर लिया कि उनको एक ना लगे कि वन इज बीइंग टारगेटेड। और ये किसके लिए होता है, ये कुंडली में कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये भी बताऊंगा। जब मैंने उनसे बात करी, अब आप बात सुनिएगा, उन्होंने मुझे क्या बताया। बोली कि मुझे बच्चा इसलिए नहीं चाहिए कि ऑलरेडी मेरे पास इस घर में एक बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, मेरे साथ खेलता है। ये बात बहुत फैली थी उस एरिया में, मेरे साथ खेलता है और सुबह इनके जाते ही वो मेरे साथ मेरे किचन में मेरा हाथ भी बटाता है, वो मेरे साथ रहता है झूले पे। मुझे बहुत संपूर्णता महसूस होती है। मैं दोपहर की जो हम नैप लेते हैं वो भी मैं उसके साथ लेती हूँ, सब बहुत बढ़िया लगता है। अगर मैं कहीं जाती हूँ किसी दिन के लिए तो वो रोता भी है, तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा कंप्लीट फील हो रहा है। और इनके आने से कुछ देर पहले वो मुझे बोलता कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं उसको ऊपर कमरे में सुला जाती हूँ। अच्छा। और क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो, उसने मेरे से वादा लिया कि पापा करके वो टर्म बोलते थे, मतलब शी वाज सेइंग कि पापा को मत बताना, वो मेरे से नाराज हो जाएंगे, वो फिर मेरे को जगाएंगे, उनको मत बताना कि मैं ऊपर सो रहा हूँ। अरे तेरी, और आप मतलब मानोगे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है जैसे माँ बेटे की होती है। उनको इतनी संपूर्णता मिलना शुरू हो गई कि वो रेडी नहीं थी कुछ मानने के लिए। बहुत मुश्किल से, समझ लीजिए कि बहुत कुछ करके उनको वो घर छुड़वाया। अच्छा। वो घर छोड़ना पड़ा उनको, वो घर छुड़वाया। उनके जब हस्बैंड से ये बात करी तो एक बार के लिए वो भी बोले कि हाँ ये खुश। तो जब ये वाली बात करी तो उन्होंने इतनी सारी बातें मुझे बोली जो कि वो नज़रअंदाज कर रहे थे। कि अचानक से 9 बजे बोलती थी शोर मत मचाओ, टीवी धीरे लगाओ। तो कहता मैं ना समझ नहीं पाता था कि ये जनरल लाइफ में ऐसा क्यों बोलती हैं, ये क्यों ऐसी बातें बोल रही हैं। और उसके बाद फिर जब घर शिफ्ट हुआ तो दोबारा से उनका फेज वो उदासी वाला आया। मैंने उनको कोई भूत प्रेत किसी के पास नहीं भेजा, मुझे नहीं ठीक लग रहा था क्योंकि उनकी कुंडली में थोड़ा सा डिप्रेसिंग योग था। तो वो तो कहीं ना कहीं अपने वो एक चंगुल में फंसती चली जा रही थी। और आपको पता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अगर आप उस चंगुल में ज्यादा लंबे समय के लिए फंस जाओ फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आप पे हावी हो जाता है। बच्चे ने उनकी बॉडी में पोजेस कर लिया था उनको, या फिर हुआ क्या था? वो उनको फील नहीं, वो उनको ऐसी फीलिंग करता था, वो अंदर नहीं आता था, उनकी साथ में रहता था और कम्युनिकेट भी करता था। तो उनको वो दिखता था, उनके अकॉर्डिंग उनको वो दिखता था, उनके अकॉर्डिंग उसके साथ बातें करती थी, उनका काम भी करता था। यार ये क्या चीज है। और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें खोली कि मतलब मुझे तो सिर्फ वहां जाके इतना एहसास हुआ, जो कि उस एरिया में जो वहां पर था, जो मैंने आपको बताया कि मुझे जो फीलिंग आई वहां पर, कि मेरे को भी कुछ देर के लिए वो वाला ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं भी काम वाम सब कुछ भूल गया, नटखट। हाँ, कि मैं भी छूट, मैं अपना वाला समय, यार हम स्कूल टाइम में ऐसा किया करते थे, हम वो किया करते थे, कितना मजा आता था, क्या दिन थे ना, क्या है सुबह उठो 4:30 बजे, क्या रूटीन हो गया। मुझे ये जिंदगी जो कि बहुत अच्छी लगती है, ये मशीनी लगनी शुरू हो गई, लगा कि मैं क्या रोबोटिक लाइफ में हूँ। तो फिर मुझे वहाँ से उनको निकलवाना पड़ा। कुछ समय वो बेचारी डिप्रेसिव फेज में दोबारा से आई। इट वॉज वेरी टफ, बट नाउ शी इज़ ब्लेस्ड विद ट्विंस और एक बार के लिए एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। तो इसका इलाज जरूरी नहीं है कि आप किसी तांत्रिक को भेज रहे हो, उनके ऊपर भूत था ही नहीं, तो वो एरिया का होता है। तो इसलिए आपको मकान कुंडली इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। और उनको डिप्रेशन था इसलिए भी उनको वो ज्यादा अपने साथ फील हुआ उस घर में जाके। नहीं, वो खुश हो गई थी। शी वॉज आउट ऑफ डिप्रेशन इन दैट हाउस। उल्टा हुआ, शी वॉज आउट ऑफ, वो बहुत खुश रहती थी, संपूर्ण रहती थी, जिससे इसलिए तो उनके हस्बैंड ने 10 महीने निकाल दिए वहाँ। मेरे मना करने पे भी उनको लग रहा था कि उनको तो इंप्रूवमेंट आ रही है, बट उन्हें जब वो तो तब एक क्रॉस आया, वो तो मेरे पास आता ही ना। आप डॉक्टर पे कब जाते हो? जब आपको कोई दिक्कत होती है, वो तो मेरे पास आता ही ना। वो आए तब जब उनकी वाइफ एक बार के लिए प्रोजेनी के लिए, आगे चाइल्ड बर्थ के लिए मानती नहीं थी, कुछ ना कुछ बहाना, कितने दिन बनाओगे। फिर उनको लगा कि यार एक बार चेक करवा लेता हूँ कि दिक्कत क्या आ रही है, और वो भी उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी दिक्कत है क्या,
तो उन्होंने बताया, तो धीरे धीरे ये चीज़ खुली। तो इस टाइम पीरियड में उन बच्चे ने वो जो भी एनर्जी थी उसने हार्म नहीं करा, बट आगे चल के वो डेफिनेटली हार्म करता है। वो हार्म ऐसा करता है जी कि वो उनको मतलब ना अपने ऊपर ऐसा माना जाता है कि अगर वो के ऊपर इतना हैवी हो जाएगा कि फिर वो आपको कहीं का रहने नहीं देगा आपकी लाइफ, फिर आप अलग अलग, फिर तो आपको किसी बहुत सिद्ध व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी अगर उससे अलग करना। डीप ऐसा भी चलेगा कहते तो हैं ना वो साथ ले जा सकता है कि वो बहुत बढ़िया इतना बात है, मैं बोलना नहीं कन्विंस चाह रहा इतना था। कन्विंस कर देता मैं है बोलना नहीं माइंड चाह रहा में। था, छोड़ देते हैं, ये बातें अच्छी नहीं है। वो फिर क्या होता है जी कि आपको एक डिस्टेंस पे नजर आता है और आपको बुलाता है और नीचे आप ऊपर वाले माले पे होते हो, आपको नहीं पता लगता। सही बात सर। हमारे शो पे ना ऐसा पहली बार हुआ है कि आज एक एस्ट्रोलॉजर और एक टैरो रीडर साथ में बैठे हैं, और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि दोनों एक दूसरे की स्टेटमेंट्स को थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि साइंस को सब मानते हैं। तो हमें ज़रा आप ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि कब इंसान को टैरो रीडर से कंसल्ट करना चाहिए, कब एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, और मतलब थोड़ा देखिए होता क्या है कि जब भी आपको बोलता हूँ ना कि सारी चीज़ें जो है ना वो एनर्जीज का खेल है, और हमारे शास्त्रों में एनर्जीज को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिससे घरों में नेगेटिविटीज आती हैं, कैसे आती हैं उसकी भी बात करेंगे अभी। लेकिन उसके साथ ही एनर्जीज का बहुत अलग अलग विद्याओं के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, बट हर विद्या अपने लेवल पे लिमिटेड है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो है, एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। चाहे आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, भृगुनंदी नाड़ी पकड़ लो, कृष्ण मूर्ति पद्धति पकड़ लो। आपको पता है कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या है? ये लेट 70s के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर थे कृष्ण मूर्ति साहब, साउथ इंडिया के। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का एक नक्षत्र पार्ट होता है उसको इतना ब्यूटीफुली रिसर्च किया कि उन्होंने एक पद्धति दी, एक थ्योरी दी, सिर्फ एक पार्ट रिसर्च करके इतने अच्छे से कि उसके रिजल्ट्स मेस्मराइजिंग आते हैं। तो सोचिए एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक अ ओशन। इसी के थ्रू आपको और ब्रांचेस भी मिलती है, न्यूमरोलॉजी आती है, वास्तु आता है, उनमें से एक टैरो भी है। टैरो को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तान्या मैम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, कैसे आपकी जर्नी इनकी शुरू हुई, कैसे इस फील्ड में आई, ये सब कुछ आपको बताएंगे, और कैसे इसको एक्चुअल में यूज किया जा सकता है। मैं आप बताओ थोड़ा इस बार अपने जर्नी के बारे में, और आप कैसे करते हो, आपका तरीका, क्योंकि बहुत सारे बैठे हुए मार्केट में, लेकिन आपका तरीका कैसा है, थोड़ा बताओ। देखो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ लगती है कि कोई भी अगर अकल फील्ड से जुड़ा है ना, तो उसका पिछले जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं आते हो। जैसे मेरा टैरो जब शुरू हुआ था उससे पहले मैं एकदम नॉर्मल हाउसवाइफ, कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से कहते हैं ना कुछ करना था, जैसे कोविड किसी के लिए ब्लेसिंग के लिए आया, किसी के लिए कुछ, तो मेरे को एक एज ए ब्लेसिंग मिली। उस टाइम मैं एकदम फ्री थी, मुझे लगा कुछ करना है। सर से मेरा कनेक्शन हुआ, सर ने कहा नहीं आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस दिए सर को, ये करूँ ये करूँ। सर ने कहा टैरो शुरू करो। स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मेरे लिए ही इज़ माई गुरु, सो मैंने स्टार्ट किया टैरो। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सर से काफ़ी कुछ सीखा भी। पर जैसे टैरो में आना लाइफ एकदम चेंज हो गई, चीज़ें वही हैं, आज मैं वही तान्या हूँ, पर देखने का नज़रिया बदल गया। पहले हर चीज़ को लेके ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, अभी हर चीज़ को आप कोरिलेट करते हो एनर्जी से। सामने वाले ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, चेक द एनर्जी, आप अपने और पे काम करो, सामने वाले को समझो। हमेशा हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज वांट कि हमारे सराउंडिंग की एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए। हम लोग अपने ऊपर नहीं सोचते कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होते हैं, लस्ट, डिज़ायर, एंगर, ईगो हमारे अंदर होता है, अटैचमेंट्स हमारे अंदर होते, तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, प्रॉब्लम आउटर में नहीं है। तो सबसे पहले खुद पे काम करो। तो ये टैरो में आया धीरे धीरे, जब समझा एनर्जीज को। लोग कहते हैं अरे एनर्जीज होती काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद ने फील किया है। मतलब हाँ, बट जैसे सर ने बोला हर एक चीज़ का एक एरिया होता है, आप डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि टैरो कहाँ यूज़ आएगा, एस्ट्रोलॉजी कहाँ यूज़ आएगी, वो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं टैरो का बेसिक जो मेन कंसेप्ट है ना, आप किसी के रियल फेस को जान सकते हैं। टैरो शोज द रियल फेसेस ऑफ पीपल, जो आपके सामने बड़े प्यार से बात करते हैं ना सराउंडिंग, अरे बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी है, अरे आप बहुत अच्छे हो, सर बहुत अच्छे हैं। बट आप जब उनकी एनर्जीज चेक करोगे ना, बियॉन्ड जाके, अरे इनकी एनर्जीज ऐसी है, इनके इंटेंशंस ऐसे हैं, हम लोग तो सोच रहे थे यार हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा सोच है, वेल विशर है, नहीं है बिल्कुल। इंटेंशंस आप देखो, आपके पीछे कैसा सोच रहे हो, क्या इंटेंशन आप लेके बैठे हैं, तो आपको क्लियरिटी मिलती है, तब आप डील कर पाते हो। देखो मेरे को एक चीज़ लगता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो या कोई भी साइंस हो, हमारी लाइफ में क्यों आई, हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम डेस्टिनी चेंज कर लेंगे, भैया प्रेडिक्शन ये कर दो वो कर दो, एवरीथिंग इज देयर, प्रेडिक्शंस भी होता है, पर आप कहीं ना आपकी लाइफ को और बेटर कैसे जी सकते हो,
वो हमें टैरो से मिलता है, वो हमें एस्ट्रोलॉजी से मिलता है, हर एक साइंस से मिलता है। तो ये क्या करती है, आप सोचो आप किसी का पता चल गया ये इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे दूर रहो। या अगर हमें वाकई में वो इंसान चाहिए तो एटलीस्ट हमें उसमें ट्रस्ट नहीं होगा। तो वो रियलिटी में हमें रियलिटी पता चलती है लोगों की। सबसे जो मेन जो कंसेप्ट है टैरो का ये है, आपको लोगों का दोगलापन पकड़ने में सटीक है टैरो, में कह मैम सकता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, जैसे सपोज कि आप एक रीडर हैं, मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में पूछता हूँ जो मुझे पता भी, आपको नहीं पता वो कैसा दिखता है, मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिया या हद से हद फोटो दिखा दी, बट वो बहुत दूर है, तो उसकी एनर्जी भी आपके कार्ड्स कैच कर लेंगे वहां पे। बिल्कुल यही तो होता है, कहते कैसे पता चलता है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। देखो टैरो बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करता है, एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा मेडिटेशन, इंट्यूशन, ये चीज़ें होती है। ऐसे तो हम कहते हैं भगवान है नहीं है, मैं नहीं पता, मानने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं। मेरे लिए तो मेरी माता रानी है, बिल्कुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ मैं, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो इंट्यूशंस देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, टैरो जैसे 78 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में, आप भी आओगे आपके लिए भी शायद एक कार्ड निकलेगा, शायद आपके लिए भी सेम कार्ड निकलेगा, बट इंट्यूशन जो आपको ऊपर से मिल रहा है उसके थ्रू आप एक इंसान के लिए अलग चीज़ निकाल रहे हो, एक इंसान के लिए अलग, और एक्चुअली वर्क कर रहा है। लोग अमेजिंग रिजल्ट देखते हैं इसके कि हाँ, और कहते हैं प्रिडिक्शन नहीं, बिल्कुल प्रिडिक्शंस भी देता है, पर टैरो की कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे हर एक चीज़ का होता है ना कि हाँ यार यहाँ से आगे नहीं, अब वास्तु है तो वास्तु का एक अपना एक होता है ना एरिया होता है, वैसे टैरो में क्या होता है, बेसिकली आप करंट चीज़ों पे काम करो, करंट प्लानिंग्स बनाओ। आप देखो कि आज अपना वीक प्लान करो, अपना डेज प्लान करो, अपना पूरा मंथ प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैरो। पर प्लानिंग इन द सेंस ऑफ छोटे बेसिस में, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं जा सकते। अगर इफ यू थिंक अबाउट मुझे मेरा करियर प्लान करना है कि अरे 5 साल बाद मुझे क्या करना है, या मेरा ये आइडिया है कि मुझे 5 साल में यहाँ तक ग्रो करना है, वहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। टैरो का एक लिमिटेड एरिया है, बट तब हमें सर को याद करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने आपको बताया ना, शी एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली कि आपको जो हम कहते हैं ना कि इंट्यूशन, अपनी माँ पे विश्वास, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और करती हैं। जैसे जैसे समय और जनरेशन आगे बढ़ रही है ना, हम इससे कटते चले जा रहे हैं। बट सर ये चीज़ जैसे मैम ने बोला कि अगर कोई तस्वीर देख के, जैसे शुभ ने बोला किसी की फोटो दिखाई, फिर मैम इंट्यूशन ले रही है माता रानी की, तो अगर कोई बंदा सामने है फिजिकली तो वो खुद कार्ड टैप करता है, अदरवाइज आप वहां से करते हैं ऐसे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखो बहुत सिंपल चीज़ होती है कि आपने जैसे क्या टैरो में आपको ज़रूरत नहीं कि आपको डेट ऑफ बर्थ पता चले, आप अगर मेरे पास कॉल पे कनेक्टेड हो ना, तो हमारे बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनर्जीज लाइक दिख रही है, वी आर कनेक्टेड विद एनर्जी। मैंने आपकी बातों को सुना, आपके एनर्जीज को फील किया, उसके बाद मैंने टैरो से ऑब्वियसली जो हमारा बेसिकली हम जो मंत्र करते हैं, क्योंकि मंत्र चैंटिंग, अपने ऑरा पे काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बैलेंस, सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करो और खुद पे काम करो। आप ऐसे नहीं होते कि हाँ टैरो ले लिए कार्ड्स, चलो स्टार्ट हो जाओ, ऐसे नहीं होता। आपको पहले अपने को ग्राउंडिंग करना पड़ता है, मंत्रों से भी करते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में क्रिस्टल्स भी होते हैं, काफ़ी तरीके से अपने आप को करते हैं हम। पूरी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ऑरा भी पूरा मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगी, आई कांट डू दैट, नहीं होता ऐसा। आपको पूरा एरिया, देखो पूरा होता क्या है, एक जो आपने इंट्यूशन वाली बात बोली, मैं उसका आंसर दे देता हूँ आपको। उनका कहने का मतलब है कि 78 कार्ड्स हैं, एक कार्ड के ना बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो अब उन मीनिंग में से आपके क्वेश्चन का आंसर, जैसे 10 आंसर, उसमें 10 मीनिंग्स हैं, तो आपको कौन सा वाला बताना है, उनको कौन सा बताना है। 10 मीनिंग तो वही आएंगे, 10 आंसर्स इन्होंने कार्ड खोला, वो 10 पता लग गया कि ये कार्ड ये बताता है। तो अब जरूरी नहीं है कि जो इनको लाइन, जो 10 में से सपोज थर्ड वाला इनका है, तो इनका भी थर्ड ही होगा, इनको 7th हो सकता है। वहां पर इनको अपने आप को शुद्ध करना, प्योर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट आता है। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा था कि हम लोग ना जब भी हम कोई शास्त्रों की बातें करते हैं या पुरानी बातें करते हैं, तो हम ना उसको अंधविश्वास, मॉडर्न टाइम को, अरे यार अब थोड़ी सब होता है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, मांग में संदूर भरना, आजकल आप देख रहे हो तो एक खत्म होता चला है। इसका पीछे का रीजन पता है आपको क्या है? रीजन नहीं पता, दूसरों को पता चल जाए ये मेरी सेटिंग टेकन है, ये पता चल गया। एक्चुअल में इसका रीजन ही आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे भी लिखवाने लग गए टेकन बायो में। तो एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है। संदूर का मतलब क्या होता है, जब आप लाल रंग को यूज करते हो, नाक की सीध से बिल्कुल सेंटर ऑफ दी हेड पे लगाया जाता है। संदूर जो है वो मंगल का प्रतीक है। भगवान हनुमान जी को भी आप ऑरेंज संदूर चढ़ाते हैं ना, क्योंकि जब उन्होंने माता सीता से पूछा था, तो जानते ही ना, उन्होंने माता सीता से पूछा था कि आपको, जब वो संदूर लगा रही थी, कि उन्होंने पूछा किसके लगा रहे थे, उन्होंने बोला भगवान राम के लिए। उनको लगा अरे ये भगवान राम संदूर से खुश होते, तो उन्होंने अपने को पूरा संदूर, पता है ना ये, तो पूरा संदूर में कर लिया था। तो संदूर का महत्व क्या, संदूर इज जस्ट रिलेटेड टू मार्स। और एक फीमेल चार्ट में हस्बैंड की
जो प्रतिमा है वो इनिशियली मंगल बताते हैं, जब वो फादर बन जाता है तो जुपिटर, लेकिन हस्बैंड इज मार्स, देन ही इज अ जुपिटर। ठीक है, प्रोजिनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जुपिटर देखते हैं, बट मंगल तो, और हेड क्या होता है? हेड इज सूर्य, सन। तभी तो आपका नेम, फेम, प्रतिष्ठा, हम कहते हैं ना सर कट जाएगा झुका के मत आइयो, क्योंकि सूर्य है ये। जब आप सूर्य और मंगल को मिलाते हो, सन इज किंग, मार्स इज मिलिट्री मैन, यानी कि उसका सेनापति। जब आप सूर्य को और मंगल को मिला देते हो तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब राजा के पास उसका सेनापति मौजूद रहेगा, जैसे कि भगवान करे जोड़ी बनी रहे, कौन? हमारे राजा और उनके सेनापति, वो जब तक इकट्ठे रहेंगे तो उनको डिफीट करना, उनको हानि पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पे मंगल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हस्बैंड की हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाती है, और कहीं ना कहीं से एक बार के लिए सूर्य भी, फीमेल का भी नाम प्रतिष्ठा बढ़ी रहती है। तो ये इसके पीछे का रीजन है, लेकिन आजकल आउट होता चला जा रहा है। किसी को बोलोगे इट्स ओल्ड फैशन, या ये जो इन्होंने आंसर दिया Correct, शुभम जी ने, सर किसी बहाने से ही सही, लेकिन लगा लेना चाहिए। करेक्ट। अगर आप रोज नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो जरूर लगाएं। हमारी सारी प्रथाओं के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अब इसी में से एक बात छिड़ी तो आपको बता देता हूं, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। अगर गलती से खाए गए, आपको नहीं पता, तो उसकी रेमेडी क्या है? नेक्स्ट डे भी चावल जरूर खाएं। अच्छा, और ऐसा क्यों कहते हैं सर, क्यों नहीं खाने चाहिए? देखिए, ऐसा हमारा शास्त्रार्थ कहते हैं कि एकादशी में चावल खाने से जितने चावल आप खा रहे हो उतनी चींटियों के बराबर आप इंटेक कर रहे हो, उतनी चींटियां अपने शरीर में डाल रहे हो। अच्छा, पेट में कीड़े और मतलब कि वायरस आपके उस स्पीड से आपके शरीर में बढ़ेंगे, तो आपको नहीं खाने चाहिए, है ना? ये तो सर अलग ही चीज है। सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहीं सुनी है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि जो एल्कोहलिक्स होते हैं तो उनको मतलब क्या ड्रिंक लेनी है वो भी उनके कुंडली के हिसाब से होता है, कि किसको बियर लेनी चाहिए, किसको विस्की लेनी चाहिए, किसको वोडका पीनी चाहिए। तो मतलब अगर कोई बंदा, किसी के लिए प्रेफरेबल है वाइन पीना, तो वो वाइन पिएगा तो उसकी तरक्की होगी, ऐसा होता है? देखो, इसमें पीयूष जी ने आंखें बड़ी बड़ी खोल ली। बाकी सब नॉर्मल थे, बाकी सब नॉर्मल थे। कौन ये कह रहा है मेरी कैटेगरी की बातें हो रही, विस्की पूछो ना, विस्की पूछो। मैंने कहा ये है कुछ जब इन्होंने इंटरेस्टिंग बोला ना टॉपिक, वाइन, बोल रहे हैं हाँ, ये पीने से तरक्की होगी। बता देता हूँ। देखिए, डेफिनेटली ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारी कुंडली में जिसमें अल्कोहल भी नेसेसरी होता है, बट आजकल ना ये राहु का युग है, कल युग है, हमारा ना कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको एज अ रेमेडी है, उसको एज अ लिमिट में ही करनी चाहिए। तो ड्रिंक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये, उसके लिए भी आपको पहले लग्न देखना पड़ता है। अभी हम किसी को अलाउ कर दें, वो अपने कंट्रोल में ना रहे, पैसा तो आ गया, वैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया, फायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ, जिनकी कुंडली में सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है, अष्टम भाव में प्लेस्ड है, 12वें भाव में प्लेस्ड है, और ऐसा जातक नशे का आदि या ओकेजनली ड्रिंक करता है, रिस्पेक्टफुल है, ज़्यादा ओवर नहीं, ओकेजनली करता है, तो ऐसे जातक को कंट्री मेड विस्की, जिसको आप देसी दारू बोलते हो, वो नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली जितनी भी आपकी कंट्री साइड लिकर होती है, जो देसी दारू या जो आपको मिलती है, वो सारी की सारी सैटर्न होती है। बियर सैटर्न होती है। जितनी भी स्कॉच इंपोर्टेड विस्कीज होती हैं वो राहु होती है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड है, अब मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं, वैसे चलिए अलग ढंग से बता देता हूँ। सही ढंग से बता, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। मैं एक्चुअली बिल्कुल ड्रिंक स्मोक नहीं करता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं इस फील्ड में आया, मैं बचपन से नहीं करता हूँ, फ्रॉम माई बर्थ मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं करी है। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी समझी तो मुझे भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जो शुभम जी ने बोला कि कुछ फ़ायदा कर सकता है क्या। अब मैं क्या करूँ ऐसे केस में, क्योंकि मुझे पता है मेरा बहुत सेल्फ कंट्रोल है इसके अंदर। तो जो होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है वो अल्कोहलिक बेस्ड होती है, तो पहले तो मैं वही लेना शुरू हो गया, लेकिन लगा कि यार ये तो आदत ही पड़ गई है। जब शीशियाँ देखी तो मुझे तो 1.5 साल हो गया था लेते हुए, 2 ड्रॉर भर गए, मैं ही घबरा गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से वोडका, अब वोडका लेनी है या देसी लेनी है ये भी आपको देखना पड़ता है, थोड़ी सी वोडका सब होम्योपैथिक मेडिसिन में डाल लिया। अब कुछ ड्रॉप्स एज अ रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी का लग्न कमजोर देखा तो वो क्या करेगा, वो ड्रॉप्स के बजाय 4-4 शीशियां एक ही दिन में पी जाएगा, होम्योपैथिक बोलेगा, डायरेक्ट डालेगा। तो आप वो नहीं दे सकते, पूरा शॉट ही आ रहा है फिर तो। कई लोगों के लिए ड्रिंक बहुत नुकसानदायक होती है जी। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलिए मेडिकल साइंस का विषय हो गया। उनकी लाइफ पैटर्न, उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनका प्रोफेशनल करियर, आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इसको बोलते हैं भृगु चक्र पद्धति, BCP। ट्रैवल करके आते हैं, उनको बहुत गेन्स होते हैं, पहाड़ी पे होके आएंगे या फॉरेन अब्रॉड होके आएंगे, उनकी जॉब में प्रमोशन हो जाती है। ऐसे ही आपको बता रहा हूं, जिस दिन भी वो ओवर ड्रिंक कर लेंगे या उन्होंने उसके अंदर, अब क्लब्स में आजकल ना कोई दीन धर्म नहीं रह गया, वो आपको पैसे तो स्कॉच के ले रहे हैं लेकिन
मिला दे जुला के कुछ मिला और के। रहे हैं, हाँ। आपको नहीं पता अगर हाँ सर, हमसे पूछो। हाँ लेकिन अगर आपका एक, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिकली अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट लेट से सैटर्न प्लेस्ड नहीं है और कंट्री साइड एल्कोहल उसमें मिक्स हो गई तो 43 डेज तक आपका ऊपर उसका इल इफेक्ट आ सकता है। शनि रिप्रेजेंट्स एक जनरल हर किसी की कुंडली में एक कारकत्व है शनि को दिया गया आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को। आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ दिनों में एकदम ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज पी ली तो कल आपको जॉब से बोल रहे हैं सॉरी रेजिग्नेशन, नहीं, आपको वहाँ का माहौल पसंद आना बंद हो जाएगा, पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपको नहीं पता है, आप कहोगे यार क्योंकि मैंने ज़्यादा पी ली ना इसका फ़ोन नहीं उठाया, ध्यान से याद करना वो आपके साथ ही थी, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बेसिकली मिक्सिंग इफेक्ट कर रही है आपकी। क्योंकि नहीं मिक्सिंग इफेक्ट नहीं कर रही है, कहने का तात्पर्य है कि आपको कंट्री साइड या देसी दारू पीनी ही नहीं है। मैंने तो मना कर दिया, आप मान गए, लेकिन आपके साथ मिक्सिंग होगी तो आप क्या करोगे? ठीक है, रिलेशनशिप के इश्यूज भी यहां से अराइज हो जाते हैं और आपको नहीं पता ये बात। तो इसलिए घर पे मंगाओ और वहीं पियो थोड़ी थोड़ी एक एक पैग। सबसे पहली बात तो पियो ही मत भैया। नहीं, मैं तो तरीके ढूंढ रहा हूँ ना अच्छे वाले। वो ड्यूटी फ्री से लाओ। हाँ अच्छा, ड्यूटी पे वो बड़ा खुश हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत लेके आए ना अभी, लेके आए अभी। जितने भी आप अल्कोहल की बात करते ना, अगर लग्न वीक है तो अल्कोहल मत ही शुरू करो, क्योंकि वो आप ओवर में कर ही जाओगे और ये घर बर्बाद कर देते हैं, हेल्थ भी बर्बाद सर कर ऐसे ना बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं रिलेशनशिप वाइज भी और काम को लेकर भी। तो कुछ लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं नशा, मतलब अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास रेमेडीज हैं, आप बता बिल्कुल सकते बता हैं? देता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ इसके साथ वो लोग भी इसको कर सकते हैं जो अल्कोहल के अलावा कोई आजकल ना ड्राई और सूखे नशे डायरेक्ट नर्व्स में देने वाले भी बहुत शुरू हो गए हैं। कंप्लीट राहु है, और प्लीज एक चीज आपको बता देता हूँ, ये किसी के लिए सूटेबल नहीं है, और आप लोग बहुत सारे जो यूथ होगी वो मेरे से अग्री नहीं करेगी, एंड दिस इज हुक्का। हुक्का पीना आजकल ना बहुत कल्चर आ गया फ्लेवर्ड हुक्के का, और लोग अपने टीन्स से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी आपने एक चीज देखी है, अभी हम हुक्के की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है विद द प्लैनेट राहु। क्या हुआ था अभी 1 मिनट पहले? लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया। जब भी हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे वो एक बार के लिए कुछ ना कुछ इंटरप्शंस या कुछ ना कुछ अचानक से प्रॉब्लम जरूर देंगे। जब मैं आपसे पूछ रहा था कितनी देर आएगी, मैं अपने मन में ऐसा एक बार के लिए उनको शांत कर रहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, फ्लेवर्ड हुक्का डायरेक्ट प्रतीक है राहु का। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि हुक्का पीने से आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कि आप हुक्का पीते आ रहे हो, फ्लेवर्ड हुक्का जो आजकल बच्चे भी पी रहे हैं, यूथ भी पी रहा है, वो अपने पास उनके पास पैसे भी रहेंगे, रिलेशनशिप भी है, हेल्थ भी है, फिर भी मना कर रहा हूं कि ये नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि राहु को बोला जाता है पाताल का प्रिंस। ठीक है, जैसे बुध ग्रह को बोला जाता है देवताओं का प्रिंस, ऐसे पाताल का प्रिंस। यानी कि आप जब हुक्का पीते हो तो वो आपके ना, आपको पता नहीं लगेगा, आपकी नेचर में ना वो सर चढ़ के बोलना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर सबसे पहले धीरे धीरे रिस्पेक्ट खत्म होगी। आप दूसरों की तरफ तो बहुत अच्छे से बातें करोगे, आपके फ्रेंड आए हैं, अरे यार मेरा फ्रेंड आ गया, पापा आए हैं तो मिलने भी नहीं उतर रहे हो। आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मतलब गाड़ी में मिलने आए हैं, अपनी नानी हाउस आए हैं, नाना नानी बाहर आए हैं, उतर अंदर से ही। अच्छा, संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं? राहु सर चढ़ के बोल रहा है। फिर धीरे धीरे वो लोगों को समझना बंद कर देते हैं। ये धीरे धीरे इंपैक्ट होता है ना, वो आप पे इतना हावी हो जाता है, फिर रोड रेजेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हल्की सी गाड़ी लग जाएगी, गुस्सा नाक पे आना शुरू हो जाएगा, कोई एक दिन आपके भारी जरूर होगा, क्योंकि राहु का एक ही कर्म होता है जी, वो आपको एक बार ऐसा चढ़ाते हैं और पटाख से नीचे गिराते हैं, तो आपके ऊपर एक बार भारी होगा। वैसे मैं एक शॉर्ट में आपको एक बता देता हूँ। एक बहुत बड़े हमारे मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ने क्लब खोला था, और क्योंकि उनको उसके पीछे उसके पापा का हाथ था तो उसको लगता था कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना पैसा लगा दिया क्लब में, 11 महीने पड़े, बंद है समय में क्लब। तो राहु जब आपके सर चढ़ के बोलता है, वो एकदम से आपको नीचे गिराता है, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाती है। जो कल तक, आज तो आपको लग रहा है मैं रिश्ते में हूं, और आप बनावटी लोगों के साथ ज्यादा आ जाते हो। इसलिए हुक्का किसी को भी नहीं पीना चाहिए, वाह सर, ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। खासकर फ्लेवर्ड। आजकल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फ्लेवर्ड वीनस राहु को तो मत मिलाइए बिल्कुल भी। देसी हुक्का पी सकते हैं। नहीं, हुक्का नहीं पीना। फ्लेवर भी तो सर नए नए आ रहे हैं, दुबई स्पेशल, ये स्पेशल, कीवी पीवी। जितना ये हो रहा है ना, मैं आपको आने वाले समय का बता देता हूं, जितना वीनस राहु मिल रहा है और जितनी फीमेल्स इसको पर्टिकुलरली कंज्यूम कर रही हैं, उतना ही आईवीएफ सेंटर्स का काम बढ़ना नजर आने जाएगा आपको कुछ समय में। अब देखना हर तीसरा घर आईवीएफ सेंटर होगा। अब वीनस को खराब कर रहे हो, वीनस राहु मिला दिया, आप क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियली मिला रहे हो। कुदरत ने आपको एक कॉम्बिनेशन नहीं दिया, कोई पॉजिटिव वीनस राहु, आप ग्लैमरस नहीं हो जाओगे,
आप कोई हीरोइन नहीं बन जाओगे, वीनस राहु है तो मैं हीरोइन बन गई, मैं लग्जरी को एंजॉय करूंगी। सबसे पहले वो आपके अंदर क्या खराब करेगा ये आप जानते हो। सही बात है सर। आजकल तो सर वेप भी आ गए हैं वो छोटे तो वाले, बहुत ही खराब और है। सर वो आप यकीन नहीं मानोगे, स्कूल वेप भी के खराब बच्चे है। वो तो बैग्स में लेके जा रहे हैं। मर्करी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्कूल के बच्चे वो मर्करी वीनस राहु खराब कर रहे हैं। स्कूल में जिम में लेके आ रहे लोग, एक हाथ से बाइसेप चल रही है, एक हाथ से वो चल रहा है। सही में। हाँ। देखो अगर किसी को भी एडिक्शन है और उसको लगता है कि मुझे छोड़नी है, हाँ हम लोग जबरदस्ती देखिए, सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि मुझे छोड़नी है। अगर ये चीज़ है लेकिन छूट नहीं रही है क्योंकि एडिक्शन हो गई है, तो इसके लिए मैं एक सरल सी 1-2 रेमेडीज दे देता हूँ जो कि आप कर सकते हो। त्रिवेणी घाट पता है आपको, जहाँ पर 3 रिवर्स का संगम होता है, प्रयागराज में है। मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में भी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पता, प्रयागराज वाली मुझे पता है। वहाँ पर 3 रिवर्स का संगम होता है। अगर वहाँ जाना हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं जाना हो तो वहाँ से पानी का एक केन भर के ले आइए, ठीक है। पान के पत्ते से रोज़ाना, पान के पत्ते से रोज़ाना अपने मन में जो भी मंत्र आपने बचपन से बोलते आ रहे हो, जो भी आपको लगता है कि आपका सबसे ऊपर कंट्रोल है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल लीजिए, या आप जो भी मंत्र बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। अगर आप कुछ नहीं बोलना मतलब वो आता आपको, तो किसी भी होली पर्सन से, घर में कोई बड़ा है उसको बोलिए रोज सुबह उठते ही पान के पत्ते को उस वाटर में डिप करना है और 7 टाइम्स। कुछ नहीं आता तो आप जनरल अपने परमात्मा से प्ली रख दो कि मुझे सद्बुद्धि दो और मुझे सही डायरेक्शन दो। कोई भी बंदा ऑब्वियसली जो खुद ही बहुत पीता है, अब पता लगे पापा हैं जी जो बेटे से भी ज्यादा पीते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पापा की ओर बढ़ जाएगी। पापा था चले, पापा ने नशे में वो पानी तो नहीं, दारू का ही छींटा दे दिया, ले तो बेटा। वो आपको पान के पत्ते को डिप करके, पान के पत्ते को डिप करके उसके सर के ऊपर 7 बार ऐसे करना साइमल्टेनियसली। क्योंकि जो लोग नशे के आदी होते हैं ना, इनके लिए हमारे ग्रंथों में पहले ही एक 2020 है, उसको बोलते हैं स्विच वर्ड 2020। तो स्विच वर्ड यानी कि कोई पूरा मंत्र चैंट करने की जरूरत नहीं है। नचिकेता, नचिकेता, ये एक शब्द है नचिकेता, इसको 108 बार एक पेपर पे लिखें और रोज इस वर्ड की चैंटिंग करें, कमरे को बंद करके। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चैंट करने के बाद आंखें बंद करके अपने पहले पाम्स को रब करते रहें और अपनी एयर को ब्लो करें, और उसके बाद अपने फोरहेड से लगाते हुए, फेस पे नहीं लगाना, फोरहेड से लगाते हुए पीछे की साइड लेके जाना टुवर्ड्स योर हेड। क्योंकि जब आप ये मंत्र चैंट करते हो आपके अंदर कुछ ऊर्जाएं जनरेट होती हैं, और जब आप अपनी एयर ब्लो करते हो तो आपने देखा ना, वैसे भी आप ऐसे करो आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। हीट, एनर्जी इज एवरीथिंग। तो वो आपके ऊपर देगी और आपको सद्बुद्धि मिलेगी, और धीरे धीरे आप खुद सोचोगे कि यार मेरा इससे ध्यान हट गया। नहीं तो एक्चुअल रेमेडीज की ये होती है कि जो मैंने बोला त्रिवेणी घाट, वहाँ पर 11 डुबकी लगातार 11 दिन अगर बंदा कर ले तो 90% केसेस में वो इस चीज़ से बाहर निकल जाता है। सर हम तो कह रहे हैं कि हो ही जाए, क्योंकि सर लोग बहुत परेशान हैं, ये चीज़ तो है सर। और इसके बाद तो अगर ये काम करने लगी, रिहैब बंद होने वाले हैं सारे। रिहैब के अंदर भी सक्सेस रेट है नहीं उतनी यार, अगर आप उसको प्रैक्टिकल लेवल पे जाके देखोगे। और सर जैसे आप कह रहे थे कि आईवीएफ इशू आ जाता है लड़कियों को, कि आईवीएफ के ज्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा, उसमें भी वे में भी कोई रेमेडी है कि कोई हुक्का करे, स्मोकिंग करे, किसी को दिक्कत है? इसके लिए ना रेमेडी एज पर दी चार्ट होगी, क्योंकि राहु, अभी आपने देखा हम राहु के जब अगेंस्ट बात करते हो लाइट पावर कट हो गया, अब क्या कट हो जाए पता नहीं। तो इसलिए हमें ये चीज थोड़ा सा सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। राहु की रेमेडी, उसकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हमने जब टैरो की बात करी, एस्ट्रोलॉजी की बात करी, तो हमने अथर्ववेद को याद किया। आप एनर्जीज को नहीं भूल सकते हो। घर में क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें ये आदतें पड़ती हैं, ये भी घर के अंदर गलतियां होती हैं। आप हमेशा भूत प्रेत आत्माओं की बात नहीं कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जीज, घर का ऑरा, आप देखते हो कि 7 साल से रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, घर शिफ्ट किया, उसके बाद आपस में दिक्कत होनी शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। तो आपके कहाँ, किस घर के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, आपने एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन अनऑक्यूपाइड है, यानी कि उसमें आपने ड्राइंग रूम, लॉबी या ओपन एरिया छोड़ रखा है, ऑक्यूपाइड नहीं है, कोई सोता नहीं है, तो ऐसे घरों में 90% केसेस में आपको ये प्रॉब्लम मिलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट, ये 90% केसेस में आपको ये प्रॉब्लम मिलने, फर्टिलिटी वाली, एडिक्शंस वाली। अच्छा ओके। फर्टिलिटी की आप प्रोजेनी कह सकते हो, क्योंकि वो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम का विषय, मतलब वो बनता ही बनता है। आपको पितृ, इनडायरेक्टली आप पितरों को नाराज कर रहे हो, बट वो वाली प्रॉब्लम आपके पास आ ही जाएगी, आएगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये अवॉइड करनी चाहिए। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है यार,
आप लोग जब भी घर खरीदते हो, जितने भी लोग बिल्डर्स हैं जो बड़े बड़े, वो भी ध्यान रखें, लोग आपके ऊपर अपनी जमा पूंजी लगा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस समय में मिट्टी खोदते हैं, उस समय में अगर मिट्टी खोदते समय हड्डी, जली हुई लकड़ी, फटे हुए कपड़े, अगर ऐसे कोई चींटियों का बिल, दीमकों का बिल, अगर ऐसा कुछ मिले तो उस पर सीधा सीधा निर्माण मत करो। 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या तो आपकी वो बिल्डिंग आपको प्रॉफिट नहीं देगी, आधे फ्लोर ही नहीं बिकेंगे, और बाय चांस आपकी कुंडली में बहुत तेज योग चल रहे हैं और आपने वो बेच दी, तो जो बेचारा वहां रहने आएगा वो कभी भी सुखी रह ही नहीं पाएगा। सर लेकिन जो आपने चीज़ें बताई हैं, फटे कपड़े खासतौर से, ये लकड़ियाँ, ये तो अक्सर सर हर गड्ढे खोदते निकली जाती है। नहीं, ये मकान के अंदर नहीं, पहली 6 इंची की लेयर होती है ना, उसको नहीं गिना जाता है। 6 इंची बहुत होती है, आपको सुनने में लग रही 6 इंची इतनी हो जाती है, कम से कम 6 इंची इतनी होती है। पहले 6 इंची को हम नहीं गिनते कि चलो भाई किसी ने रख दिया होगा, लेकिन अगर ये 6 इंची से नीचे है तो ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ, और सर ये भी होता है कि कहीं कहीं किसी लैंड में कबर थी पहले, फिर वो कवर हो गई, ये भी नहीं पता लग वो तो पाता। बनाना ही नहीं है, हाँ, उसको रहने ही दो, लैंड ही वो मत तो लो। करना ही नहीं है। आपको पता है जितने भी लोग नेगेटिव एनर्जीज के अराउंड होते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, और उनकी करंट एनर्जीज बहुत डिसबैलेंस ही रहती हैं। उनकी एनर्जीज इतनी डिसबैलेंस रहती हैं, उसको बहुत बेहतर आपको तान्या मैम समझा पाएंगी, क्योंकि ये बड़े गर्व से कह रहा हूँ, शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब ये मेरा कोई प्राउड नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझा, उस पर काम किया, तो एक बार के लिए ये एनर्जीज कैसे फ्लक्चुएट होती हैं इंसान की। मेरे पास बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसकी करंट एनर्जी क्या है, इस समय वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये क्यों फ्लक्चुएट होती हैं, इसके रीजंस मैंने आपको दिए कि हम घर में ऐसा क्या नेगेटिव कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ये एनर्जीज कैसे इफेक्ट करती हैं मैम बताएंगी। देखिए, एनर्जी जैसे हम लोग बात कर रहे टैरो में कि एनर्जीज को हम देखते हैं, फील करते हैं, और अब सबके क्वेश्चंस होते हैं कैसे पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है, जैसे हमारे, मैंने कहा ना, सब सराउंडिंग का फ़र्क है, हम कैसे माहौल में हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। कई लोग, हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनको हर चीज़ को लगता है अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बट उसको भी हर चीज़ एंजाइटी डिप्रेशन से जोड़ते हैं, तो हमेशा वो डल ही फील करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी एनर्जी भी डाउन रहेगी, फिर एनर्जी फ्लक्चुएट भी बहुत करती है। कई बार आप सोचते हो नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम मोटिवेशनल चीज़ें सुनते हैं, फील करते हैं, तो लगते हैं कि यार नहीं, निकलना है, तो हमें एनर्जी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, फिर हम ऐसी जगह पे जाएंगे, क्योंकि आपके जिस घर में, जिस ऑफिस में, जिस जगह पे आप रहते हो ना, वहाँ की एनर्जी आपको बहुत इफेक्ट करती है। तभी तो कहते हैं जब रीडिंग करते हो या जब ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो ना, ऐसा नहीं अपना ऑरा क्लीन करना, आपको पूरी सराउंडिंग का ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, और सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं। कहते हैं ना, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, होना ठीक है, पर लंबे टाइम तक रहना नहीं चाहिए ना। टेंशन आएगी लाइफ है, एंजाइटी आएगी लाइफ में, स्ट्रेस आएगा, पर आना, उसके बाद रहना नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस माहौल से निकलना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टैरो में हम ये चीज़ें ना बहुत मैन्यूट तरीके से पकड़ सकते हैं। स्टकनेस क्यों आ रही है हमारी लाइफ में, स्टकनेस है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या रीजंस हैं, वो चीज़ें हमें समझ में आती है, उसको हम दूर करो, उसको छोड़ने की कोशिश करो, और धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से झटके से, इट्स नॉट लाइक ना स्विच कि ऑफ कर दिया सब खत्म हो गया, नहीं, इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे स्लाइटली पर चेंजेस आते हैं, कुछ रेमेडीज से भी, कुछ आप खुद के अंदर वर्क करते हो। कुछ हम लोग जनरल में भी गलतियां करते हैं ना, ट्यूसडे को शेव कर ली, ट्यूसडे को शेव नहीं करनी चाहिए, जानते हो आप ये बात? बाल भी कटा, बाल भी के लिए भी मना काटने चाहिए। करते हैं। आप मार्स केतु को नहीं मिला सकते हैं, आजकल नाई की दुकान बंद रहती है ट्यूसडे को। वो तो चले, एक स्पेसिफिक रीजन है उनका, लेकिन अब लोग घर में कर लेते हैं। मार्स केतु आप नहीं कर सकते हो, ये लोग मार्स केतु को आपने नहीं मिलाना है। वीनस मार्स केतु को मिला लोगे तो प्रॉब्लम होगी, चीक्स वीनस। लोग ये बात समझते नहीं है। फिर जो इन्होंने बोला, भाई कहीं ना कहीं से एनर्जीज को डिसबैलेंस कर लोगे अपनी। ये आप करने से पहले 4 बार सोचें कि हमारी एनर्जीज, मंगल एनर्जी है, केतु कटाव है, तो वो कट जाएगी एनर्जी, पूरा फ्लो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्सडे को नेल्स नहीं काटने चाहिए, तो इसके रीजंस हैं। करेक्ट। और सर जैसे आपने बताया कि साउथ वेस्ट को ऑक्यूपाइड रखना चाहिए, और जो लोग नहीं रखते दिक्कत आती है, और भी कोई ऐसी चीजें कि जिससे लोग गलती करते हैं और दिक्कतें हाँ, आती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट अगर ऑक्यूपाइड नहीं है किसी रीजन से, तो क्या करें, अब तो ड्राइंग रूम बन गया जी, तो वहां पर कोई ना कोई, आप रात को, शाम को सोने से पहले कोई ना कोई लाइट जला के सोएं जो पूरी रात जलेगी। जहां पर भी आप आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको खाली छोड़ देते हो, नहीं ना, अरे ध्यान रखने जाइए, देखा ही हो। साउथ वेस्ट क्या है, हमारी जो इंडिया है ना, वह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बना हुआ है, तो नॉर्थ से एनर्जीज आती हैं और साउथ में एक्यूमुलेट होती हैं।
तो इतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, आप नहीं लोगे, उसको खाली छोड़ोगे तो राहु नहीं तो कोई ना कोई बुरी शक्तियां उस पर कर लेंगी। आपको बताऊं एक बात, ऐसे ही जैसे मैंने क्यों बोला कि मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, समझती हैं, जल्दबाजी में नहीं रहती हैं। अभी किसी ने वास्तु पढ़ा नया नया और उसने सबको ये बोलना शुरू कर दिया इन ऑस्ट्रेलिया कि आप सोते समय अपना हेड साउथ डायरेक्शन की तरफ रखें। सब ये बात सुन लीजिए, जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जिनका जो सदर्न हेमिस्फेयर पे है, वहां पर अगर आपने साउथ की तरफ हेड रखा तो आपका भट्टा गोल हो जाएगा, दिक्कत परेशानी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, आप साउथ की तरफ हेड नहीं रखेंगे, इंडिया में रख रहे हैं आप साउथ में, तो आपको ये बात समझनी है। ज्ञान को समझो, रटना नहीं है, सीधा रट के अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो आपको ये देखना है कि आप किस पार्ट में हो, किस वो कंट्री किस हेमिस्फेयर पे है, तो आपने ऐसा करना है। खाना खाते समय आपने अपने फेस को नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कभी भी चूल्हे पे रात को बर्तनों को अपने चूल्हे के ऊपर नहीं रख के सोना, ठीक है, रात को उतार के ही सो। ये चीज़ों को आप थोड़ा, फूली हुई रोटी नहीं खानी है, गैस पे फुला के रोटी खाने की गलती मत कीजिएगा, गैस पे नहीं फुलानी, वो राहु का मिक्सचर हो जाती है। आप सूर्य, मुझे तो बहुत पसंद है कि फूली फूली रोटी है उसे खाओ, हाथ से बंद कर दो। आप तवे पे फुला लो रोटी को, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, समय लेगी, लेकिन चिमटे से पकड़ के डायरेक्ट गैस पे नहीं करना है। अच्छा, यही होता है आगे मेरे हिसाब से। हाँ, बहुत गलत। आप मंगल सूर्य राहु को मिला दिया आपने, एक ही दिन लाइफ में ग्रहण लग जाएगा। आपने ऐसा भी देखा ना, सब कुछ सही था यार, 55 साल का था, कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं लगा सुबह क्या हुआ, क्योंकि आप गलतियां करते आ रहे थे, वो पता लगता नहीं है, वो पता एक्चुअली में आपकी गलतियां हैं। आपने मार्स राहु, फिर उसके बाद ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बिगिनिंग देते हैं। किडनी फेलियर्स आजकल छोटी छोटी एज में हो रहे हैं, इतनी भयंकर बीमारी। सूर्य क्या है? अनाज। मंगल क्या है? आटा जिसको आप गूंथते हो। अब ये बेसिक्स हैं, इसीलिए ये सब चीजें आपको समझ में आए, इसलिए हम आप सबके लिए एस्ट्रो सागा लेके आए हैं। इसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक कोर्स रिलेटेड टू डिटेल्ड टैरो, डिटेल्ड न्यूमरोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जीबो सिंबल्स, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो सिर्फ 595 रुपीज में। रीजन क्यों नॉमिनल रखा? ताकि आप उसको अच्छे से समझें, उसकी जड़ों को समझें, और बेसिक्स आप सबको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सर लोग सीखेंगे ही। लेकिन मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि थोड़ा आप अपने क्लाइंट के बारे में बताओ कि आपके पास कैसे क्लाइंट्स आते हैं। मेजरली मैम उसकी बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ना प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स की, कि कोई लड़का टिकता नहीं है, लड़की टिकती नहीं है, ब्रेकअप हो जाते हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया मुझे वो वापस चाहिए। और टैरो की ऑडियंस भी यही है ज्यादातर, यंग लोग। तो उसकी रेमेडीज आप देती हैं या फिर आप थोड़ा देखो एग्जांपल रेमेडीज देते हैं, पर सबसे पहले जैसे सर कहते हैं ना, रेमेडी में बाद में जाओ, पहले बेटर है पहले ही चेक कर लो कि सामने वाला कैसा है। आप किसी के साथ शादी करने जा रहे हो, शादी करने के बाद रेमेडी थोड़ी होगी, उसके बाद तो या तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर वहाँ रेमेडीज नहीं होती। तो पहले आप देखो कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो। देखो, एक तो होता है हम खुद भी फील करते हैं, हमें पता चलता है। एक्चुअल में क्या होता है, सबकॉन्शियसली हमें सब पता चलता है, पर हमको मानना नहीं है। हमें क्या होता है, ईगो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं 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 मेरा डिसीजन एकदम सही है, मैं गलत नहीं कर सकता। चाहत भी मान सकते हैं, और ईगो वाला चीज़ भी होती है। सर बोलेंगे बीन दैट डन दैट। ऑब्सेशन हो जाती है ना, क्योंकि वो राहु आपके ऊपर हावी है ना। अब मैं क्यों बार बार इनको बोलता हूँ कि ये सब्जेक्ट को अच्छे से समझती हैं। अब आजकल टैरो रीडर्स मार्केट में क्या करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपने बहुत सही बात बोली है, बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं। मैच मेकिंग कर रहे हो आप टैरो के साथ। अरे मैच मेकिंग टैरो में कहाँ लिखा है? तभी कहता हूँ कोर्स सीखिए, जानिए कि चलिए आपको नहीं भी आया सब्जेक्ट तो भी आप एटलीस्ट समझो टैरो मैच मेकिंग नहीं है। आप सच बोलो कि टैरो आपको एनर्जीज बताएगा, ये बेटर बता पाएंगे। देखो क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट की एक लिमिटेशंस होती है। आप टैरो से एनर्जीज चेक करो, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है, प्यार एक्चुअल में है भी या नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मेरे पास, मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लाइंट थी जो शायद 2023 में मेरे पास आई थी, इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। वो आई, मुझे बोली 6 साल का 7 साल का रिलेशनशिप है, शादी कर नहीं रहा, पता नहीं क्या है। फिर उसको अचानक पता चला कि यार उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और फिर हाँ, मुझे बोलती है फिर भी, मतलब आप सोचो कि इतना ऑब्सेशन, जैसे सर कहते हैं राहु का इफेक्ट, इतना ऑब्सेशन है, नहीं मैम फिर भी करेगा शादी। अच्छा, मतलब 2-3 बार बात हुई, मिले, फिर मैंने उसको सिर्फ, आप ऐसे नहीं मानते, एकदम से मानते भी नहीं है लोग, तो आपको टाइम पीरियड देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपको ट्रिक्स अपनानी पड़ती है, अच्छा ऐसा करो ऐसा करो, आपको बोलना पड़ता है। मैंने फर्स्ट डे बोला सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, ऑलरेडी शादीशुदा है, नहीं करेगा शादी, और ऐसे करके टाइम निकाल देगा और तुम्हारी भी लाइफ खत्म हो जाएगी इसकी वजह से। तो नहीं मानना। पर 2-3 टाइम के बाद में जब फिर से रियलाइज़ हुआ कि नहीं आप सही बोल रहे हो, तो कि मैं क्या करूँ, मैंने कहा छोड़ दो, स्टॉप करो, और कि क्या होगा फिर। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट शादी हो जाएगी।
दिसंबर में शायद उसकी शादी हो गई, उसका मेरे पास कॉल आया, मैं मेरी शादी हो गई और मैं सेटल हो गई, और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने उस चीज़ से बाहर निकाला। लोग 5 7 7 कितने साल निकाल देते हैं कि रिलेशनशिप में नहीं करेगा शादी या करेगी शादी, और नहीं करते, सिर्फ बेवकूफ़ बनते रहते हैं कि अटैचमेंट है। और एक्चुअल में क्या, एक बेसिक फंडा भी है, प्यार है, प्यार नहीं है, अटैचमेंट है, डिफरेंस है दोनों में। एक आदत हो जाती है। और क्या, तो अटैचमेंट हमको जाने नहीं देना किसी को, फिर आपको ये नहीं दिखता हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है, नहीं। तो रिलेशनशिप में सबसे मेजर प्रॉब्लम है। और आपको ये टैरो में समझना पड़ेगा, टैरो एनर्जी बताएगा आपका फ्यूचर, ये दिखेगा कि हाँ कितने गुण मिल रहे हैं, और गुण में भी तो आपको एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको प्लान नहीं कर सकते ना, मैरिज इज अ प्लान, आप शादी करके आपको सेटल होना है, कैसे रहेगा, जॉब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इट इज अ प्लान। तो एनर्जी के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये धोखा देगा या नहीं देगा, ये आपको पता चल जाएगा इसकी रियल इंटेंशन क्या है, फितरत पता चल जाती है। जैसे होता है ना कि यार कई बार होते हैं जेन्युइनली कहते हैं यार नहीं मेरे को सेटल होना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो जेन्युइन रीजंस होते हैं। बट कुछ लोग होते हैं ना, नहीं पक्का करेंगे शादी, और इतने साल निकल जाते हैं और वो परेशान होते रहते, फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी। क्योंकि आप मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट में बता नहीं सकते एट द एज ऑफ 82 84 86 बॉन्ड के आ रहे हैं। आप उनका एज देखो कि अब वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम कैसे रीस्टार्ट करें। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, बट जैसे कई बार होता है ना, ये सोशल मीडिया में कनेक्ट हो जाते हैं किसी के थ्रू, और फिर आप बात नहीं करते, 2 2 3 3 साल बात करते रहते हो, मिलते रहते हो, एक डेटिंग चलता रहता है, बट शादी नहीं होती है, तो आपको रियल फेस ही नहीं दिख रहे लोगों के। इससे आपको पता चलेगा। उसके बाद आप कुंडली पे जाओ, क्या एग्जैक्टली करनी है कि नहीं करनी है, शादी करते मैच मेकिंग के लिए जाओ, बाकी चीज़ों के लिए जाओ, यहाँ पे आपको टैरो हेल्प नहीं करेगा। टैरो का जो मेन कंसेप्ट है वो एनर्जी है, उसको आप समझो, उस पर काम प्रिडिक्शन करता है, डेफिनेटली करता है, बट जो कोर है ना वो उसका वो ही रहेगा एनर्जी, उसमें आप चेंज मत करो। आप न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी नहीं जोड़ सकते। आजकल क्या होता है, एक फंडा आ गया है, टैरो के साथ हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ देंगे, अरे नहीं होता, टैरो अलग है, एस्ट्रोलॉजी ये अलग है। पर्टिकुलर बंदा मेरे को धोखा देगा, आप टैरो से पूछ सकते हो। मेरी कुंडली में या मेरी लाइफ में कितने ब्रेकअप्स होंगे, ये टैरो का क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है ना। चलो ये कंफ्यूजन तो हटी आपसे बात करके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है इन चीज़ों को लेके कि किससे क्या पूछा जाए। सर एक चीज़ और बताओ, आजकल बहुत सारे लोग ना एक दूसरे को देखा देखी में क्विक मनी मेकिंग या सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि सपोज प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल ले, अगर कि किसी ने किसी को गाइड करा यार तू भी वहाँ पैसा लगा दे, मैंने लगाया है, अगले को तो फ़ायदा हो गया और अगले का नुकसान हो गया, तो हर चीज़ सबको नहीं फलती, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताओ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका रीज़न ये भी है कि सोशल मीडिया आने की वजह से, और आजकल नई नई ऐप्स आ गई हैं, आप घर बैठे शेयर ट्रेडिंग शुरू कर लो, वो 11 आ गया है, वो क्या है वो आप कर लो, बहुत कुछ आ गया है इसमें, है ना। तो इन चीज़ों के अंदर क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस चीज़ में होगा, ठीक है। ये चीज़ के लिए ना आपको एक बार के लिए इसके अंदर तो कहते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। छोटा छोटा सा फटाफट से बता देता हूँ, किसी की कुंडली में 4th हाउस में सैटर्न अगर बैठा हुआ है, अगर किसी की कुंडली में 4th हाउस में सैटर्न है, तो ऐसे नेटिव को कभी भी बिल्डर फ्लोर या बिल्डर की नई बनती हुई मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वो सबको प्रॉफिट दे जाएगी, आपको नहीं देगी। आप एंड में कुछ ऐसा डिसीजन खुद से लोगे कि वो आपको लॉस देगी ही देगी। अगर किसी की कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उसको शेयर ट्रेडिंग में खासकर फ्यूचर और ऑप्शन, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे सकता है, और उसमें भी ये डिपेंड करता है अब कैसे, किसी का सैटर्न 8th हाउस में है, तो उसको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि यार मैं ना पहले अपनी अच्छी से R&D करूंगा कि मुझे कौन से शेयर्स खरीदने हैं। अब मैं आया, मैंने बोला यार XYZ शेयर मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अरे यार इसके बढ़ गए, मैं भी कल खरीद लूँ, नहीं, बैक टू द बेसिक्स। इसको पहले अपनी R&D की श्रेणी में लेके आओ, इस पर अच्छे से रिसर्च करो, फिर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्वेस्टमेंट का सारा जो खेल है ये आपके 12th हाउस से, सैटर्न से और राहु से ज़्यादा पता लगता है। जितनी भी कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, ये वो, अगर आपकी कुंडली में मर्करी वेल प्लेस्ड है, तो मैंने ऐसा बंदा देखा है, आप मान नहीं पाओगे, जिसने 2012 से 2023 के अंदर अपने पैसों को डबल कर लिया बिना किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वालों ने डबल नहीं किया जी, 2014-15 में बहुत लंबा बंदा आया था, अब कुछ चला है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये नहीं बढ़ा। कैसे किया, उसका मर्करी अच्छा था, उसने अपने पैसों को मेजरली बैंकिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, FDs में, RBI रिटर्न्स में। हम लोग अरे यार बैंक थोड़ी इतना रिटर्न देता है, प्रॉपर्टी है, कहाँ बड़ी, आप बताओ कहाँ बड़ी प्रॉपर्टी, 2013, 14, 15, दिल्ली की प्रॉपर्टी तो बड़ी नहीं, अभी थोड़ा बस उछाल आ रहा है, हाँ, तो उससे बड़ी नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है, तो इसमें आपको अपनी एक्टिविटीज पे क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। मोटे तौर पे बता देता हूँ,
हर जोडियाक की अपनी एक एनर्जी होती है, हर राशि वालों के को अपने एक नई चीज को फेस करना है। बट 9 प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य, आपको बस इतना बेसिक जान लो तो शायद आप लाइफ में गलतियां नहीं करोगे। सन ये बताते हैं द एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू वांट शाइन, प्रतिष्ठा, आपको नाम चाहिए। तो अगर आपको वहां कोई भी ऐसा काम करने को मिल रहा है जहां झुकना है, तो आप समझ लेना वहां आप अनिष्टि करके आओगे। ठीक है। बुध इज द एरिया वेयर यू आर एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव, तो वहां पर आप प्यार ढूंढो ही मत ना। वहां अगर आपने सोचा अब किसी का 10th हाउस में मकरी आ गया, उसने इमोशनली किसी के साथ अपने प्रोफेशनल डिसीजंस ले लिए, आपने मुझे गिफ्ट में घड़ी दे दी, मैंने ले ली इमोशनली कि नहीं नहीं यार मेरे लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस और प्रोफेशन का भट्टा गोल हो जाएगा जिस दिन वो घड़ी रुकी अलमारी में मिलेगी, और वो रुकेगी जरूर। ठीक है। तो वीनस इज द एरिया जहां पर आपको थोड़ा सा प्यार, रिलेशनशिप, लव वो चाहिए। तो आपको अपने सारे प्लैनेट्स को ऐसे समझना है। इतना समझ लोगे तो गलती नहीं करोगे। सर लेकिन ये भी बहुत डीप है सर, कैसे समझा जाए? अब आदमी को कोई कह रहा है यार 10-20 हज़ार की बात है डाल दे शहर में, तो वो डाल ही देता है, या कुछ लाखों की बात है, कौन जाएगा एस्ट्रोलॉजर के पास? और सर उसमें भी ना बहुत जगह लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जेन्युइन लोग मिलना आपके प्रोफेशन में बहुत मुश्किल है। अब मान के चलो मैं आपको फोन करूं, आप बैठे हो तपस्या में, डिसीजन लेना है अभी, तो क्या करे आदमी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला कि डिसीजन लेना है अभी। यही मैं बार बार बोलता हूं, जल्दी का काम शैतान का। ये राहु आपके, क्योंकि आप ये डिसीजन जल्दी, कभी प्रॉपर्टी वाला नहीं बोलेगा मुझे अभी भी आने देने जाना होगा, कोई नहीं यार मेरी किस्मत में होगी, मिल जाएगी, कल ले लूंगा। ये जनरली जो बात है ना, पता कौन बोलते हैं? जिसने क्विक मनी, जो सट्टा, मैच पे पैसे लगाने हैं, अभी लगाने हैं। अगर आपका राहु खराब है तो हाथ जोड़ दो, हो सकता है आपका दोस्त बहुत पैसे कमाता हो, आप नहीं कमा पाओगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का लॉस सिर्फ पैसों का लॉस नहीं होता, आपके कॉन्फिडेंस और आपके माइंड का भी लॉस होता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, आपके साथ तो जितने हम एपिसोड्स करें उतना अच्छा ही होगा। आई एम श्योर ऑडियंस को अगर मजा आया तो प्लीज़ कमेंट फॉर पार्ट 4, एंड हम आपसे मिलेंगे एक और मज़ेदार एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पर जाने से पहले, जैसा कि अभय सर ने आपको बताया था एस्ट्रो सागा के बारे में, उसके कोर्स के बारे में, 595 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेकआउट करिए। और एस्ट्रो सागा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में और है। अभय सर को डायरेक्टली कांटेक्ट करने का लिंक भी नीचे है। इनफैक्ट तान्या मैम को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और साथ ही साथ हमारी मर्चेंडाइज का भी लिंक नीचे है। यह देखिए इतनी बढ़िया स्वेटशर्ट पहनी हुई है मैंने। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, हम सभी हिंदू हैं। ये देख रहे हो आप बियर, लेकिन अपने कुंडली चेक करा के पीना, आपको सूट बिल्कुल। करेगी और क्या जिम नहीं। तो करते रहना, क्योंकि डर रहे हैं जिम करें। तो भाई जाके खरीदिए और दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। लिंक है realitstore.com। दैट इज इट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू। जय श्री राम।